मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर हमारा 13 चल रहा था, जिसके पार्ट 7 कंप्लीट हो गए थे। आज पार्ट 8 में बात करेंगे। जो पाठ्यगत प्रश्न उत्तर थे उनमें जो क्वेश्चन शेष रह गए हैं, देखो आधे क्वेश्चन हमने पाठ्यगत प्रश्न उत्तर कर लिए थे, 8 क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए थे। अब 8-10 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो उन क्वेश्चनों की भी बात कर लेते हैं। तो आज अगला जो क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उसमें शायद 8 क्वेश्चन हो गए थे ना। तो आज पाठ्यगत प्रश्न उत्तर का अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो किस प्रकार से है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको मिलेगा खंड नंबर 13.4 में पृष्ठ संख्या 259 पर मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 है ना, वो मिलेगा ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रियाकलाप 13.7 में हमारे विचार से छड़ ए बी का विस्थापन की किस प्रकार प्रभावित होगा यदि। देखो क्या कह रहा है कि क्रियाकलाप 13.7 क्रियाकलाप है, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्रियाकलाप 13.7 में हमारे विचार से छड़ ए बी का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा, किस प्रकार प्रभावित होगा यदि। तो यदि देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बता रखे हैं, आपको कई क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 1 नंबर कि यदि छड़ ए बी में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए। यदि छड़ ए बी में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए, है ना, तो किस प्रकार प्रभावित होगी। तो इसका आंसर देखो, पहले का जो आंसर है, इसका आंसर क्या होगा। पहला का आंसर है कि जो बल है वो विद्युत धारा के समानुपाती होती है, यानी कि जो आपका बल है वो समानुपाती होता है धारा के। धारा में वृद्धि हो रही है, अब देखो धारा में परिवर्तन होगा तो आपका जो छड़ का विस्थापन है आपका, उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसलिए छड़ ए बी के विस्थापन में भी वृद्धि होगी। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है दे रखा आपको, दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे कि अधिक प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग किया जाए और। देखो अधिक, क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग अधिक नाल चुंबक का प्रयोग किया जाए और। तो देखो यदि प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग किया जाए, तो देखो और, तो अगले क्वेश्चन के लिए दे रखा है, तो अगले क्वेश्चन के लिए यहाँ से बाद में लिखेंगे। तो देखो क्या होगा, यदि अधिक प्रबल नाल का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा। अब देखो विद्यार्थियों, जो नाल होती है, नाल चुंबक, उसके भी समानुपाती होता है। देखो आंसर में क्या लिखेंगे कि जो विस्थापन है वो समानुपाती होता है प्रबल नाल चुंबक के भी समानुपाती होता है, तो इसके भी समानुपाती होता है। चूँकि प्रबल नाल चुंबक द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, में वृद्धि होगी, है ना, तो इसलिए छड़ चुंबक ए बी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ से आपका लिखेंगे चूँकि प्रबल नाल चुंबक के द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसलिए छड़
छड़ ए बी के विस्थापन में भी वृद्धि होगी, के विस्थापन में भी वृद्धि होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा जो हमारा आंसर है वो देखो क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये कि छड़ ए बी की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। अगर ये कह रहा है कि छड़ ए बी की लंबाई, छड़ ए बी की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। आप देखो, अगर छड़ ए बी की लंबाई में वृद्धि कर दी तो छड़ की लंबाई के भी समानुपाती होता है। तो आप लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, लंबाई, लंबाई के भी समानुपाती होता है। तो विस्थापन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आप लिख देंगे विस्थापन में भी वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। जो खंड आपका कौन सा दे रखा था प्यारे विद्यार्थियों, खंड 13.4 पृष्ठ संख्या 259 का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन है। इसका क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन मैं नहीं लिखाऊंगा, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखो नोट करेंगे आप। क्वेश्चन में बोलता जा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखें कि पश्चिम की ओर, क्वेश्चन लिखें, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो लिखें कि पश्चिम की ओर प्रेक्षिपित कोई धनावेशित कण, पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण अल्फा कण है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। क्वेश्चन दोबारा से देख लें कि पश्चिम की ओर प्रेक्षिपित कोई धनावेशित कण, ब्रैकेट में अल्फा कण, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ऑप्शन लिखा देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। तो इसके लिए ऑप्शन आपका कि दक्षिण की ओर होगी, किसकी ओर होगी, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर आपको बताना है कि क्या दक्षिण की ओर होगी। दूसरी क्या पूर्व की ओर होगी, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। और तीसरा है सी आपका कि अधोमुखी, अधोमुखी की ओर होगी। और डी जो होगी वो है ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी होगी। ठीक है, तो अब ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ध्यान रखें विद्यार्थियों, अगर पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो उसकी दिशा ऊपरी मुखी होगी। कौन सी होगी, ऊपरी मुखी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी। क्या हो जाएगा, ऊपरी मुखी। इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, कंप्लीट है। अब देखो विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है। अगला क्वेश्चन आपको खुद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखो। किसका नियम लिखना है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखो। तो प्यारे विद्यार्थियों, फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है आपको लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, कौन सा है, अगला 11वां क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम लिखो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका नियम आप लिख देंगे। उत्तर आपको नोट्स की कॉपी में मिल जाएगा, नोट्स पाठ्य पुस्तक से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आप पाठ्य पुस्तक की प्रश्न उत्तर पुस्तक से लिख देंगे, फ्लेमिंग का वाम हस्त। तो नियम को, इस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आपने लिख दिया है।
अब देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 12 कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है इसकी बात करें तो विद्युत मोटर की बात तो हमने की थी कि विद्युत मोटर की बात की थी। नोट्स में आपको विद्युत मोटर के बारे में आपको लिखाया था कि विद्युत मोटर क्या है, कि एक विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक पर एक यांत्रिक बल कार्य लगता है और चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आंसर लिखें कि एक विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक पर एक यांत्रिक बल लगता है, चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो एक विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक पर एक यांत्रिक बल लगता है और चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि विद्युत मोटर में विविक्त वलय की क्या भूमिका है। जो विद्युत मोटर होती है इसमें जो वलय होता है आपका, कि जो वलय है उसकी क्या भूमिका होती है, वलय की क्या भूमिका होती है। तो विद्युत मोटर में वलय की क्या भूमिका होती है वो आपको बतानी है। तो अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करेंगे आप नोट करें। अगला क्वेश्चन कौन सा आ गया हमारा 13वां जो क्वेश्चन हमारा, लिखो विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। विद्युत मोटर में विविध वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ये एक ऐसी युक्ति है जो धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमणित कर देती है।
यद्यपि बैटरी से आने वाली विद्युत धारा की दिशा अपरिवर्तित रहती है, लेकिन विभक्त वलय के कारण प्रत्येक आर्द्र घूर्णन के बाद विद्युत धारा के उत्क्रमणी होने का क्रम दोहराया रहता है, जिसके कारण कुंडली तथा दूरी नियंत्रण गतिशील यानी घूर्णन होती रहती है। परंतु यदि विद्युत मोटर में विभक्त वलय न लगे तो मोटर आधा चक्कर घूमकर रुक जाएगी। तो ये मोस्टली काम है इसके। तो मैं इसके मोस्टली जो कार्य हैं वो लिखा देता हूँ आपको। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित कर देती है। धारा की दिशा को क्या कर देती है? उत्क्रमित कर देती है। अब यदि विद्युत मोटर में, ध्यान रखें, यदि विद्युत मोटर में विभक्त वलय न लगे हो तो मोटर आधा घूमकर रुक जाएगी। तो ये इसका काम है कि विद्युत मोटर विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करती है। और ये एक ऐसी युक्ति है, ये एक ऐसी युक्ति है जो धारा प्रवाह की दिशा उत्क्रमित कर देती है। यदि विद्युत मोटर में विभक्त वलय न लगे हो तो मोटर आधा घूमकर रुक जाएगी। मोटर क्या हो जाएगी? आधा घूमकर रुक जाएगी। तो ये 13वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे पृष्ठ संख्या, जो खंड है आपका 13.6, पृष्ठ संख्या 264। तो पृष्ठ संख्या 264 जिसका खंड 13.6 है, वहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका वो क्या है? देखो यहाँ पे एक नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आ जाएगा आपका 14 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो देखो भाई कौन कौन से इसके ढंग होते हैं, तो वो लिखेंगे कि पहला क्वेश्चन को लिख लें कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखो किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए विभिन्न ढंग स्पष्ट करना आपको। तो कौन कौन से इसके ढंग होते हैं वो ध्यान से देखें कि किसी स्थिर कुंडली के पास या उससे दूर चुंबक ले जाकर, पहला जो ढंग है वो आपका क्या है? किसी स्थिर कुंडली के पास या उससे दूर
दूर चुंबक ले जाकर पहला है वो है किसी स्थिर कुंडली के पास या उससे दूर चुंबक ले जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रेरित कर सकते हैं, विद्युत धारा प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा जो कारण है किसी स्थिर चुंबक के पास कुंडली लाकर भी कर सकते हैं, दूर चुंबक ले जाकर या किसी चुंबक के पास कुंडली लाकर या उससे दूर ले जाकर, है ना। तो दूसरा लिखेंगे किसी स्थिर चुंबक, कुंडली की बात नहीं करा मैं की बार, स्थिर कुंडली की बात नहीं करा, स्थिर चुंबक की बात कर रहा हूँ ना। स्थिर चुंबक के पास अब की बार क्या ले रहे हैं, कुंडली को पास लाकर, कुंडली लाकर या दूर ले जाकर स्थिर चुंबक को पास लाकर या दूर ले जाकर भी आप इसका क्या कर सकते हैं, प्रेरित धारा कर सकते, विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं आप। इसके बाद जो अगला जो इसका होगा वह कि एक कुंडली की फेरों की संख्या में वृद्धि करके भी, आप क्या कर सकते हो, इसकी कर सकते हो। तीसरा है कि एक कुंडली के समीप रखी किसी कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन करके पहली कुंडली में धारा प्रेरित की जा सकती है। तो कि तीसरा जो इसका है वो क्या है, एक कुंडली के समीप रखी किसी दूसरी कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन करके पहली कुंडली में धारा प्रेरित की जा सकती है। ठीक है। चौथा इसका कारण ये है कि कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि करके भी, है ना। तो चौथा है कि कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि करके। तो ये 4 कारण मैंने लिखा दिए हैं, किसी स्थिर कुंडली के पास या उससे दूर चुंबक ले जाकर, या तो आप स्थिर कुंडली को इस तरह रखें और उससे दूर या पास आप क्या ले जाएं, चुंबक ले जाएं, या स्थिर चुंबक रख लें, उसको कुंडली को पास ले जाएं या दूर ले जाएं। ठीक है। दोनों से आप क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, दोनों कारणों से कर सकते हैं। और तीसरा कारण है कि किसी एक कुंडली के समीप रखी किसी दूसरी कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तन करके पहले कुंडली में धारा प्रेरित की जा सकती है। और चौथा कारण है कि कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करके भी हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा प्रेरित कर सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन था पृष्ठ संख्या 264 पर। अब बात करेंगे खंड 13.7 में पृष्ठ संख्या 265 और 66 पर कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं ना। अगला जो क्वेश्चन हमारा 15वां, क्वेश्चन नंबर 15वां देखो क्या है। 15वां क्वेश्चन ये है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। क्या लिखना है विद्यार्थियों, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखना है। तो अगला जो क्वेश्चन का है वो लिखेंगे कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। ठीक है।
तो विद्युत जनित्र का क्या लिखना है आपको विद्यार्थियों, सिद्धांत लिखना है। विद्युत जनित्र का क्या सिद्धांत होता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो विद्युत जनित्र का क्या सिद्धांत होता है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है और ये मूलतः चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं बाएं नियम से ज्ञात की जाती है। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो आपको लिखना है। इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, देखो आंसर लिखें इसका, लिखे विद्युत जनित्र में, लिखो विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग, यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह मूलतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, ये कार्य करता है। पूछ ले तो आप बता सकते हो कि विद्युत जनित्र किस पर कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये था आपका 15वां क्वेश्चन कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिख दो। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और ये मूलतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। तो देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा 16वां वो है कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। तो दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दिष्ट धारा के कुछ स्रोत कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे दिष्ट धारा के कुछ स्रोत कौन कौन से। एक तो शुष्क सेल, जैसे क्या है, शुष्क सेल हो गया, है ना। फिर लिखेंगे सेलों की बैटरी,
सेलों की बैटरी तथा दिष्टधारा जनित्र डी जनरेटर बोलते हैं उसको ना, डीसी बोलते हैं ना। तो ये आपके शुष्क सेल हुआ सेलों की बैटरी तथा दिष्ट धारा जनित्र, ये क्या है आपके दिष्ट धारा के कुछ स्रोत हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 16वां कंप्लीट हो गया। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें, तो हमने दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम हमने लिख दिए हैं विद्यार्थियों। अगला जो क्वेश्चन हमारा देखो 17वां जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है, वो ये कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखें। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखें है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले जो स्रोत हैं वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। एक तो है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिसको एसी बोलते हैं, ठीक है, एसी जनित्र। तथा दूसरा है बैटरी आधारित उत्क्रमक, जिसको इन्वर्टर बोला जाता है ना। तो बैटरी आधारित उत्क्रमक ये प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले कुछ स्रोतों के नाम हैं। इसके बाद इसका 4वां क्वेश्चन है, फिर इस पृष्ठ के क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे। तो अगला जो 4था क्वेश्चन है वो क्या है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो 4था क्वेश्चन ये कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो सही विकल्प आपको चयन करना है। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन लिख लो पहले। तो क्वेश्चन क्या है कि तांबे की तार की, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आप लिखते चलेंगे, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रक्षण के पश्चात परिवर्तन होगा, यानी कितने घूर्णन के बाद में परिवर्तन होगा, कितने घूर्णन। अरे आपको पता ही है, मैंने बताया था आयताकार जो कुंडली है वो आधे चक्र के बाद में क्या करती है, घूर्णन अपनी दिशा को परिवर्तन करती है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसमें ऑप्शन दे रखा है, आप आराम से कर सकते हैं अगर पढ़ाओ तो। ये ऑप्शन क्या दे रखा है विद्यार्थियों कि 2 चक्कर में, भाई 2 चक्कर के माई अपनी दिशा बदलती है, या बी 1 चक्कर में है, सी 6 आधा चक्कर में। अब आधा तो आंसर लिख भी दिया हूँ, आधा तो लिख दिया आंसर कि भाई साहब आपको पता है, पढ़ाया था सर ने कि कुंडली जो फेरित होती है कुंडली में आपकी फिरेगी, तो प्रत्येक आधे चक्कर के मायने दिशा बदला जाए, तो आधा चक्कर में बदला जाए भाई, आधा घूर्णन के बाद में एक दिशा कहीं हो जाए, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन होता है प्रत्येक आधे चक्कर में। तो यह 18वां क्वेश्चन था, यह आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे पृष्ठ संख्या 267 पर जाइए, खंड 13 पॉइंट आपको 8 दे रखा है, उसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आपके लास्ट क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद में
पृष्ठ संख्या 267 के बाद में ये आपके पाठ्यगत प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद में हम कौन से क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न व्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 19वां, क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों 19वां क्वेश्चन हमारा ये है, देखते चले आराम से। क्वेश्चन 19वां ये है, क्वेश्चन 19वां हमारा ये है, देखो क्वेश्चन 19वां क्या है इसकी बात करेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पृष्ठ संख्या 267 पर खंड नंबर 13.8 दे रखा है आपको किताब में। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत परिपथों तथा सांद्रतों में सामान्य उपयोग आने वाली दो सुरक्षा उपयोगों के नाम लिखे हैं। तो क्वेश्चन आपको नोट करना है, क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ कि विद्युत परिपथों तथा सांद्रतों में, विद्युत परिपथों तथा सांद्रतों में सामान्यतः उपयोग होने वाली दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखें। विद्युत परिपथों तथा सांद्रतों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखें। तो इसका आंसर लिखते जाएंगे। इसका जो आंसर होगा, दो सुरक्षा युक्तियों का नाम लिखना है। पहला जो आपको लिखाया था नोट्स में, विद्युत फ्यूज लिखाया था। कौन सा लिखाया था? विद्युत फ्यूज। तो पहला तो जाएगा विद्युत फ्यूज, और दूसरा जो आपका है भूसंपर्क तार, भूसंपर्क तार। भूसंपर्क तार, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना, कि एक तो विद्युत फ्यूज हो जाएगा और एक भूसंपर्क तार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो देखो क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन को आप नोट करेंगे कि ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 किलोवाट शक्ति अनुमानतक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट प्रचलित किया जाता है, जिसका विद्युत अनुमंतांक 5 एम्पीयर है। इसे आपके किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्वेश्चन को सोल्व मैं करवा दूंगा। ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखो दूसरा क्या है कि 2 किलोवाट शक्ति अनुमंतांक की विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ, आप घरेलू विद्युत परिपथ ब्रैकेट में लिखेंगे 220 वोल्ट का है, में प्रचलित किया जाता है, जिसका विद्युत अनुमंतांक 5 एम्पीयर है। जिसका विद्युत अनुमंतांक कितना है? 5 एम्पीयर है। तो इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हम देखो किस प्रकार से आपको शक्ति दे रखी है। पहले तो सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, सोल्व देखें। क्वेश्चन में आपको शक्ति दे रखी है 2 किलोवाट। अब किलोवाट में नहीं चाहिए शक्ति, वाट में चाहिए। तो किलो को चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 1000 बटा बराबर कितना हो जाएगा? 2000 वाट आ जाएगा। किलो को वाट में चेंज कर दिया, ठीक है। अब वोल्टता दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? वोल्टता, विद्युत परिपथ की वोल्टता V बराबर आपको दे रखी है 220 वोल्ट दे रखी है। 220 क्या दे रखी है? वोल्ट दे रखी है। तो सूत्र हमारे पास क्या होता है? देखो सूत्र हमारे पास क्या है? सूत्र होता है P बराबर VI, ये होता है। यहाँ से I का मान निकालें तो I बराबर क्या हो जाएगा? P बटे V हो जाएगा। यहाँ से P का मान कितना है? 2000 बटे इसका मान कितना है? 220। इसमें भाग देंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा? देखो काटेंगे तो 100 बटे 11, 100 बटे 11 में भाग देंगे तो आ जाएगा 9 सही 1 बटा 11 एम्पियर। और इसको भी अगर पॉइंटों में लिखना चाहें तो लिख देंगे 9.09 एम्पियर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि परिपथ का अनुमंतांक 5 एम्पियर है। परिपथ का अनुमंतांक कितना है? 5 एम्पियर, परंतु विद्युत तंदूर द्वारा 9.09 एम्पियर की धारा ली जाती है। अतः अनुमंतांक में बहुत ज़्यादा विद्युत धारा ली जाने के कारण तार गर्म हो जाएगा तथा अति भारण के कारण फ्यूज का तार पिघल जाएगा, जिसके परिपथ टूट जाएगा और आग लगे सकती है। तो इसका कारण जानेंगे और कारण का आंसर लिखेंगे। कारण क्या है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, कारण यही है कि परिपथ का अनुमंतांक। अब देखो इसका आंसर आगे लिखेंगे, इसका आप इसमें लिखेंगे इस क्वेश्चन में आगे।
आगे कंटिन्यू लिखेंगे, इसमें आंसर लिखा लिया। अभी आगे लिखेंगे कि परिपथ का, आगे लिखो कि परिपथ का अनुमंतांक आपको 5 एम्पीयर दे रखा है, तो 5 एम्पीयर है, परंतु विद्युत तंदूर द्वारा 9.09 एम्पीयर की धारा ली जा सकती है। परिपथ का अनुमंतांक 5 एम्पीयर है, परंतु विद्युत तंदूर द्वारा 9.09 एम्पीयर की धारा ली जा सकती है, अतः अनुमंतांक से बहुत ज़्यादा विद्युत धारा लिए जाने के कारण तार गर्म हो जाएगा तथा अतिभारण के कारण फ्यूज का तार पिघल जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा और आग भी लग सकती है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है, पाठ्यगत प्रश्न उत्तरों का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो पाठ्यगत प्रश्न उत्तर का लास्ट क्वेश्चन 21वां वो क्या है। इसके बाद पाठ्यगत प्रश्न उत्तर हमारे कंप्लीट, और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो आपको मैं मोस्टली इसकी सावधानियाँ लिखा देता हूँ ना, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लेंगे कि कौन कौन सी सावधानी हैं। कि पहली सावधानी लिखा रहा हूँ कि एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत आपूर्ति
विद्युत सांद्रता ऐसे लिखेंगे। विद्युत सांद्रताओं को नहीं जोड़ना चाहिए। एक ही सॉकेट से बहुत सांद्रताओं को नहीं जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो पहला कारण हो गया है। दूसरा क्या है कि उचित धारा अनुमंतक वाले पृथक पृथक फ्यूज लगाने चाहिए। तो दूसरा है कि उचित धारा अनुमंतांक वाले पृथक पृथक फ्यूज लगवाने चाहिए। तीसरा जो कारण है वो है कि उत्तम गुणवत्ता वाले तार विद्युत रोधी टेप का उपयोग करना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उत्तम गुणवत्ता वाले तार विद्युत रोधी टेप का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, पाठ्यगत जो प्रश्न उत्तर हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब एक वीडियो और बनाऊंगा, वो हमारा हो जाएगा, उसमें भी 18 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 18 क्वेश्चन। तो उसको एक वीडियो में ही करने वाला हूँ मैं। क्वेश्चन वहाँ पे नहीं लिखाऊंगा, क्वेश्चन को मैं वैसे ही बोल दूंगा और आंसर को भी कई क्वेश्चन को मैं वैसे ही बोल दूंगा। ठीक है, तो आप उनको अगले वीडियो में हम लास्ट वीडियो देखेंगे। इसके बाद हमारा जो 10वीं क्लास का विज्ञान का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा विद्यार्थियों ना। ठीक है विद्यार्थियों, तो ऑनलाइन स्टडी हमारी तो कंप्लीट हो जाएगी। इस पार्ट के अंदर 2 पार्ट हैं, उनके वीडियो बना दिए हैं, तो वो 2 पार्टों के वीडियो मैं डाल दूंगा आपको। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब आप देखेंगे आज हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं, तो उनको एक बार दोहरा लें। तो आज हमने बात की थी किसकी? पाठ्यगत प्रश्न उत्तर जो शेष रह गए थे उनकी बात की थी, है ना, पार्ट नंबर 8। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों वो क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो रही है। तो देखो विद्यार्थियों, विस्थापन में वृद्धि होगी अगर आप धारा में वृद्धि कर रहे हो, या चुंबकीय नाल द्वारा प्रबल चुंबक ले रहे हो, या आप लंबाई में वृद्धि कर रहे हो, क्योंकि सभी इसके क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। सभी इसके क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो विस्थापन में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि आपकी जो दिशा है वो किधर हो जाएगी? ऑप्शन वाला था, तो इस ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऊपरी मुखी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? ऊपरी मुखी इसकी दिशा आ जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 11वां क्वेश्चन था फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखो। तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिखाया। क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि नोट बुक में आप इसको नोट कर लेंगे। तो नोटर बुक जो लिख दिया है, नोट बुक कर लेंगे इसको प्यारे विद्यार्थियों। नोटबुक में इसको आप सोल्व कर लेंगे ना, नोटबुक में आपको मिल जाएगा। नोटबुक में ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, लिखेंगे। आप ये सोचेंगे इस क्वेश्चन को छोड़ दें, नहीं, आपको इसका आंसर लिखना है नोटबुक में देख के। फिर है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो एक विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब धारावाहिक चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक पर एक यांत्रिक बल लगता है और चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, प्राप्त की जाती है ना। तो ये क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन क्या था प्यारे विद्यार्थी? देखो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा जो 13वां क्वेश्चन था वो था कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय होता है वो दिक् परिवर्तन का कार्य करता है और एक ऐसी युक्ति होती है जो धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित कर देती है। और यदि विद्युत मोटर में विभक्त वलय न लगे हों तो मोटर आधा घूमकर रुक जाएगी। मोटर क्या हो जाएगी? आधा घूमकर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो कौन कौन से ढंग इसके स्पष्ट कर सकते हैं? कि किसी स्तर कुंडली के पास या उससे दूर चुंबक ले जाकर, और किसी स्तर चुंबक के पास कुंडली लाकर या दूर ले जाकर भी हम इसको क्या कर सकते हैं?
आपको प्रेरित धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था, अगला इसका ये था कि एक कुंडली के समीप रखी किसी दूसरी कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तन करके पहली कुंडली में धारा प्रेरित की जा सकती है और कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि करके भी हम इसको बदल सकते हैं। इसके बाद विद्युत जनित्र का क्या सिद्धांत है, तो विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है और ये ये चुंबकीय प्रेरण के मूलतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है और प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। डिस्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम है शुष्क सेलों की बैटरी और डिस्ट धारा, ये डिस्ट धारा के कुछ स्रोत हैं। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा के उत्पन्न करने वाले स्रोत थे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और बैटरी से आधारित उत्क्रमणीय। इसके बाद की भाई जो धारा की दिशा है वो कितने चक्कर के बाद बदल जाती है, तो आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसका अगला क्वेश्चन था विद्युत फ्यूज और विद्युत संपर्क तार, ये जो आपके दो कारण थे उसके, तो दोनों कारण, एक तो विद्युत फ्यूज है और एक भूसंपर्क तार है। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पे आपको शक्ति दे रखी थी 2 किलोवाट, तो किलो को चेंज कर दिया 1000 से गुणा करके वाट में 2000 आ गया। वोल्ट तो दे रखिए, तो P बराबर VI सूत्र होता है, तो I का मान क्या हो गया P बटा V, तो P का मान रख दिया और I का जो यहाँ 9.09 एम्पीयर आती है, जबकि परिमत का जो परिपथ है उसका अनुमतांक 5 एम्पीयर है, परंतु विद्युत तंदूर द्वारा 9.09 एम्पीयर की धारा ली जा सकती है। अतः अनुमतांक में बहुत ज़्यादा विद्युत धारा ली जाने के कारण तार गर्म हो जाएगा, अतः अतिभारण के कारण फ्यूज का तार पिघल जाएगा, जिससे परिपथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और आग लग जाएगी। ये इसका कारण था। अगला था कि घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव कैसे करें, तो एक ही शॉर्ट से बहुत सारे तारों को न जोड़ें, उचित धारा अनुमतक वाले पृथक फ्यूज लगाएं, उचित धारा अनुमतांक वाले पृथक क्या लगाएं, फ्यूज तार लगाएं, उत्तम गुणवत्ता वाले तार, विद्युत रोधी टेप आदि का क्या करें, उपयोग करना चाहिए। तो ये 3 कारण हैं जो घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए क्या हो सकते हैं, सावधानी बरती जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके क्या हो गए हैं, ये आपके पाठ्यगत प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। अब देखेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।